वेलकम बैक टू आवर चैनल वीर स्टोरीज। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। जब 140 हस्बैंड होने के राइट्स। अब तक आपने पढ़ा कि कोई और काम ना होने पर कशिश रणविजय की कंपनी जाती है उससे मिलने के लिए, और आदमी वाले कपड़े भी पहन लेती है अंदर जाने के लिए। अब आगे रणविजय अपने इम्पोजिंग और टोल फिगर के साथ गाड़ी से बाहर आया और अपने सूट के बटन एडजस्ट करते हुए बिल्डिंग के अंदर जाने लगा। वह हाई लेवल के मैनेजर्स का ग्रुप भी तुरंत उसे फॉलो करने लगा। निशांत भी नर्वसली उसे फॉलो कर रहा था। ओरिजिनली वह लोग निर्भय के साथ रावत परिवार के अंदर जो प्रोजेक्ट थे उनके इंस्पेक्शन के लिए गए थे, मगर एक फोन कॉल आते ही निर्भय साइलेंटली सब लोगों को पीछे छोड़कर निकल गया, यहाँ तक कि उसके बॉस को भी। और अपने बॉस का चेहरा देखे बिना भी निशांत अपने बॉस के आसपास का कोल्ड और खतरनाक एटमॉस्फेयर महसूस कर सकता था। लोगों का पूरा ग्रुप बिल्डिंग के अंदर अपना अपना सर झुकाकर अंदर आए और उनमें से किसी ने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। वही अचानक रणविजय जो सबसे सामने चल रहा था, अचानक वह रुक गया। उसका यूजुअल कोल्ड फेस अब थोड़ा सा चिंता में दिखाई देने लगा और उसके आसपास की कोल्ड वाइब और भी ज्यादा ठंडी होने लगी। निशांत जो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, उसने ऊपर देखा तो उसे थोड़ी दूरी पर दो लोग बहस करते हुए नजर आए। मैम आप गलत समझ रही है, कशिश ने कहा। और वह जानी पहचानी आवाज, ये तो उसकी लेडी बॉस है, और वह भी किसी और लड़की के साथ। आज वह मरेगा। माय लव, माय हीरो, मेरे प्रिंस, मैं तुम्हारे लिए अपना प्यार डिक्लेयर करती हूँ। वह लड़की बोले जा रही थी और वह बार बार कशिश के नजदीक जाने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखकर निशांत इतना ज्यादा हैरान हो गया था कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। यहाँ पर चल क्या रहा है? उसकी लेडीज बॉस यहाँ कर क्या रही है, और ये लड़की ओपनली लॉबी में उनके लिए अपना प्यार क्यों कन्फेस कर रही है? मैम, मैं लड़कियों को नहीं पसंद करता, कशिश ने कहा। और यह सुनकर वहाँ के लोगों के जो चेहरे पर एक्सप्रेशन थे, उससे समझ में आ सकता था कि उनकी कंपनी में आदमियों का लड़कियों में कोई इंटरेस्ट न दिखाना कोई अनकॉमन बात नहीं है। वह लड़की कशिश की बात सुनकर थोड़ा शॉक हो गई। फिर उसने एक फ्लटिंग स्माइल के साथ कहा, शायद तुमने कभी किसी लड़की के करीब जाने की कोशिश नहीं की है। मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, तुम्हें काफी मजा आएगा। इस सुनकर निशांत का मन कर रहा था कि वह भी उस तालाब में जाकर अपनी जान दे दे जहाँ थोड़ी देर पहले उसका फोन गिर गया था। कशिश अपनी पूरी कोशिश कर रही थी उस लड़की को दूर करने की। उसने अपनी आंखें बंद की क्योंकि वह परेशान हो गई थी, लेकिन आंखें खोलते ही उसने जब जाने पहचाने इंसान को कंपनी के एंट्रेंस पर देखा तो वह थोड़ा हैरान हो गई। कशिश की ऐसी हैरानी और मौके का फायदा उठाते हुए उस लड़की ने कशिश के गालों पर किस कर दिया। कशिश ने तुरंत अपनी नजरें दोबारा उसकी तरफ घुमाए और उसकी तरफ शॉक में देखते हुए चिल्लाई, तुम कर क्या रही हो? तभी एक स्ट्रांग फोर्स ने अचानक कशिश के हाथों को पकड़ा और उसे किसी की बाहों में खींच लिया गया। वह लड़की जिसने अभी भी कशिश का दूसरा हाथ पकड़ा हुआ था, वह अचानक से आए हुए उस आदमी को देखकर काफी नाखुश नजर आ रही थी। क्या कर रहे हो तुम लोग? रणविजय ने पूछा। तो वह रिसेप्शनिस्ट भी डर गए और स्पीचलेस भी हो गए जब उन्होंने रणविजय को वहां पर देखा, और उनके पैर डर के मारे कांपने लगे थे जब उन्होंने देखा कि इस लड़ाई में उनके बॉस भी आ चुके हैं। वही रणविजय ने उस लड़की की तरफ घूरकर देखते हुए कोल्ड आवाज में कहा, यह मेरी है। ये सुनते ही निशांत फाइनली लड़खड़ा कर नीचे गिर गया और उसने मन ही मन सोचा, बॉस प्लीज जरा उन लोगों पर दया खाए और पहले देख तो लीजिए कि लेडी बॉस किन कपड़ों में वहाँ खड़ी है। वही वहाँ मौजूद हर एक इंसान शॉक में रणविजय की तरफ देखने लगा और उनके दिमाग ब्लैंक हो गए थे। क्या वह लड़की भी शॉक हो गई थी? रणविजय ने कशिश का दूसरा हाथ उस लड़की के पकड़ से छुड़ाते हुए कहा, तुम्हारे फादर के साथ हमारी पार्टनरशिप आज और यहीं खत्म होती है। इतना कहने के बाद रणविजय ने किसी के रिएक्ट करने का इंतजार नहीं किया और तुरंत कशिश को अपने साथ लेकर एलिवेटर में गया, जो डायरेक्ट सीईओ ऑफिस के सामने जाकर खुलती थी। उसका ऑरा हमेशा से ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था, जिससे कशिश भी थोड़ी डरी हुई थी। आई एम सॉरी कि मैं बिना बताया आ गई। मैं कशिश बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर रणविजय ने उसे कम्प्लीटली इग्नोर किया और डायरेक्टली अपने ऑफिस के लाउंज के रेस्ट रूम में ले गया। और फिर उसने पानी ऑन किया और पेपर टॉवल लेकर उसके गालों को और उसके होठों को साफ करना शुरू कर दिया।
उसके एक्शंस में कोई भी प्यार नहीं नजर आ रहा था और उसका कोल्ड डायनोर काफी डरावना था। उसके इस एक्शन की वजह से कशिश को अपनी गाल और होठों पर दर्द महसूस होने लगा था। रणविजय, इनफ, दर्द हो रहा है, कशिश ने कंप्लेंट की तो रणविजय के मोमेंट अचानक से रुक गया। रणविजय ने उसकी तरफ देखा और पेपर टॉवल साइड में फेंकते हुए उसे सिंक पर बिठा दिया। रणविजय, कशिश ने थोड़ी तेज आवाज में कहा और उसके कंधों को पीछे धक्का देने लगी। उसके गुस्से को फेस करते वक्त कशिश काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया है। मगर रणविजय का गुस्सा बिल्कुल कम नहीं हुआ और उसकी आवाज में इल्जाम और गुस्सा नजर आ रहा था। तुमने एक और लड़की को बहकाया। ये सुनकर कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बस मैं उसकी मदद कर रही थी। तुमने आदमी वाले कपड़े क्यों पहने हैं? मैं तो तुमसे मिलने के लिए आई थी बस। ये सुनकर रणविजय की आंखें में हैरानी दिखाई दी और उसकी आंखें कशिश के ऊपर टिकी हुई थी। तुम मुझसे मिलने आई थी? कशिश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं निशांत को कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तुमने भी मेरे कॉल्स नहीं उठा और पिछले कुछ दिनों से तुम कुछ ज्यादा ही बिजी थे, इसलिए। ये सब सुनकर रणविजय का गुस्सा धीरे धीरे शांत पड़ने लगा। वह उसके और नजदीक आ गया और उसके दोनों हाथ कशिश के दोनों साइड पर थे। तो तुम्हें मेरी याद आ रही थी? कशिश ने अपने लिप बाइट किए और दूसरी तरफ देखते हुए मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, किसे तुम्हारी याद आ रही थी? मुझे तो बिल्कुल नहीं। रणविजय ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई और जेटली उसकी चीन को उठाते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसने पूछा, तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी? कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और तुम मेरे पास आ गई, यह बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर कशिश का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसकी आंखें इधर उधर होने लगी। रणविजय ने स्लोली उसकी कमर को गले लगा लिया और उसकी बॉडी कशिश के नजदीक आते ही जा रही थी। कशिश उसकी वजह से और भी ज्यादा शर्माने लगी और उसकी नजरें तुरंत रणविजय से हट गई। रणविजय ने स्लोली अपना सर नीचे झुकाया और उसके सॉफ्ट येलो को लाइटली किस किया। कशिश की बॉडी तुरंत स्टिफ हो गई मगर वह मूव नहीं कर पाए। अब रणविजय की किसेस कशिश के गले तक पहुंच गई थी। वह अपनी टंग की टिप से उसकी फेयर स्किन को सहलाता, जेटली शक करता और फिर छोड़ देता। कशिश की बॉडी हल्की सी कांप गई। उसने अपना सर उठाया धीरे से रणविजय का अफेक्शन को रिसीव करने के लिए। सो तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने मुझसे मिलने के लिए? रणविजय ने उसे किस करना जारी रखा और बोलने के बाद उसने अपना सर उठाया और उसकी पतली उंगलियां कशिश की टाई के साथ खेल रही थी। मुझे तुम्हारे साथ अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था और तुम्हारी रिसेप्शनिस्ट मुझे अंदर नहीं आने दे रही थी, तो तुमने ऐसे कपड़े बस मुझसे मिलने के लिए पहने? रणविजय ने कहने के बाद उसे किस करना जारी रखा। तो कशिश ने अपने होंठ दबाते हुए कहा, हाँ, तुमसे मिलने के लिए पहने थे, लेकिन फिर वह लड़की मेरे पीछे पड़ गई और मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश करने लगी। कशिश ने अपनी बात खत्म की और नोटिस किया कि रणविजय के हाथ अभी भी उसके कॉलर पर है। तो उसने नीचे देखा तो उसे पता चला कि रणविजय ने ऑलरेडी उसकी टाई को खोल दिया है और अपनी पतली उंगलियों से उसकी शर्ट के बटन खोल रहा है और उसकी जो लाइन पर किस कर रहा था। तुम्हारी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि यह सब मेरी गलती थी, जबकि तुम बाहर दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रही थी? हाँ, अगर मैं तुम्हें कांटेक्ट कर पाती फोन पर तो मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं होता। मैं डायरेक्टली तुमसे मिलने आ जाती। कशिश की शर्ट के 2 बटन्स और खोल दिए थे रणविजय ने और उसकी आवाज डिप और चार्मिंग थी। हाँ, सब मेरी ही गलती है, लेकिन अगली बार से किसी को भी अपने आप को टच मत करने देना, ओके? रणविजय की नजरें अब थोड़ी धुंधली होने लगी थी कशिश की शर्ट के अंदर पहने हुए डार्क ब्लू कपड़े को देखते हुए और उसकी आंखें और भी ज्यादा मीनिंगफुल होने लगी थी। वह बस एक लड़की है, कोई लड़की भी तुम्हारे करीब आए यह मुझे बर्दाश्त नहीं होता। रणविजय ने अचानक से उसकी तरफ देखा और उसकी नजरें डोमिनेंस से भरी हुई थी। उसने तुम्हें किस किया? रणविजय को शायद उस किस की याद आ गई थी जो उस लड़की ने नीचे कशिश के गाल पर किया था और अब उसका चेहरा फिर से गुस्से से भरने लगा। रणविजय का चेहरा चार्म से भरा हुआ था और नोबल्टी से जो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग था, स्पेशली उसके उस कोल्ड मगर डिजायरेबल लुक जो इरेजिस्टिबल थे। उसने कशिश के लिप्स को पैशनेटली किस करना शुरू किया और बोल्डली उसके मुंह के अंदर की स्वीटनेस को एक्सप्लोर करने लगा। उन दोनों की टंग आपस में उलझी हुई थी। उसने एक हाथ से कशिश के पैरों को उठाया और उसके दोनों पैरों को अपनी कमर के आसपास लपेट लिया और दूसरे हाथ से उस कट को बाहर निकाला जो कशिश ने पैंट के अंदर टकी हुई थी और उसे उसकी शर्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया और उसकी कमर की स्मूथ स्किन को सहलाने लगा। जैसे ही उनकी स्किन एक दूसरे के टच में आई, दोनों की सांसें कुछ सेकंड के लिए रुक गए। कशिश की बॉडी बहुत बुरी तरह कांप रही थी और अब रणविजय के किसेस उसकी कॉलर बोन अप चेस्ट की तरफ जा रही थी।
कशिश ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए अनस्टडी आवाज में कहा रणविजय। उसकी आवाज सुनकर रणविजय रुक गया और उसकी तरफ इंटेंशनली देखते पूछा हाँ। कशिश की आंखें थोड़ी सी धुंधली हो गई थी। वह वहाँ पर बैठी हुई थी, बिखरे हुए कपड़ों में उसके ही शर्ट उसके कंधे से नीचे आ गई थी। उसकी स्किन पर रेड मार्क्स आ गए थे। उसके उस चेस्ट के ऊपर डीप ब्लू शर्ट थी, लेकिन वह पूरी तरह से खुल गई थी और पूरी तरह से विजिबल थी। वह मेसी ब्यूटी और पूरा एंटीक चार्म ऑब्वियसली रणविजय का मास्टरपीस था। कशिश ने अपनी कांपते हुए हाथों से उसकी शर्ट को पकड़ा और वह उससे निकलते हुए वाइब को और बॉडी हीट को महसूस कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसकी उंगलियां कांप रही थी। थोड़ी देर बाद रणविजय की हीटेड नजरों के अंदर ही कशिश ने धीरे धीरे उसकी शर्ट को छोड़ा, जिससे रणविजय की भौहें वापस में सिकुड़ गई। मगर अगले ही सेकंड कशिश ने उसके एक्सपेंसिव सूट को कंधे से टाइटली पकड़ लिया, जिसे देखकर रणविजय की आंखों में हैरानी दिखाई दी और वह ध्यान से कशिश की तरफ देखने लगा। कशिश ने अपने लिप्स बाइट कर लिए और फिर आगे की तरफ झुकते हुए वह उसे किस करने की कोशिश करने लगी, जिसकी वजह से रणविजय की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसका चेहरा कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया और उसकी पकड़ कशिश की कमर पर टाइट हो गई। उसने उसकी थोड़ी देर पहले की नर्वसनेस को नोटिस किया था, तो वह ये करने की कोशिश कर रही थी। जब वह ख्याल रणविजय के दिमाग में आया, तभी कशिश ने कलमजीनेस के साथ ही उसके होठों को अलग किया और अपनी टंग को उसके मुंह में इंटर करवा दिया, जिसकी वजह से रणविजय की आंखें डार्क हो गई और वह भी उतनी ही पैशनेटली उसे वापस किस बैक करने लगा। उसकी टंग कशिश के लिप्स और उसकी टंग के साथ खेल रही थी और वह उसे बहुत ही ज्यादा इंटेंशनली और वाइल्डली किस कर रहा था और बहुत मुश्किल से ही सांस लेने का मौका दे रहा था। कशिश ने कभी भी ऐसी पैशनेट किस एक्सपीरियंस नहीं की थी। उसने पूरी कोशिश की रणविजय का साथ देने की, लेकिन आखिर में रणविजय उस पर भारी पड़ गया और जल्दी ही कशिश को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी और उसे थोड़े चक्कर आने लगे। उस शांत बाथरूम में उनकी सांसों और लगातार पानी बहने की आवाजें सुनाई दे रही थी और रूम का टेम्परेचर एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका था। अचानक से रणविजय ने अपने बड़े हाथों से कशिश के दूसरे पैर को पकड़ा और अपनी कमर के आसपास लपेटते हुए उसे अपनी बाहों में इस पोजीशन में उठा लिया, जिसकी वजह से उनका क्लोज कांटेक्ट टूटा। कशिश की आंखें हल्की आंसुओं से भरी हुई थी और वह रणविजय के चार्मिंग ने एक्सप्रेशन देख रही थी, लेकिन रणविजय उसे बाथरूम से बाहर लेकर आया और जेटली लाउंज के बेड पर लेटाया। कशिश रणविजय को देख रही थी, जो टोल और अपराइट था। वह उसकी तरफ झुका और उसका कोल्ड और अभी ज्यादा पैशनेट हो रहा था और हिट बढ़ती जा रही थी। जब उसने कहा, तुम्हारे हाथ में ऑलरेडी कियारा के खिलाफ सबूत आ गए हैं, बस कुछ ही वक्त की बात है, उसके बाद हम शादी कर लेंगे, तो क्या मैं अपने हस्बैंड होने के राइट्स को 1 महीने पहले इस्तेमाल कर सकता हूँ? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। जब 141 निर्भय को परिमार। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश रणविजय से मिलने भेष बदलकर मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है, जहां एक लड़की कशिश के करीब आने की कोशिश करती है तो रणविजय को गुस्सा आ जाता है। अब आगे हम रणविजय की इंटेंस नजरें कशिश के ऊपर टिकी हुई थी, जिसे देखकर कोशिश को रियलाइज हुआ कि शायद उनके बीच में कोई गलतफहमी हो गई है और उसने कहा, मेरे पहले का रिजेक्शन बस इसलिए था क्योंकि मैं डरी हुई थी, वह सब बहाने थे। हमारी शादी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम पर भरोसा है। आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। ये सुनकर रणविजय दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें सचमुच मुझे टॉर्चर करने में बहुत मजा आता है ना? कशिश ने अपना सर हल्का सा टिल्ट करते हुए कहा, थैंक यू तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए। रणविजय जो चिढ़ चुका था, उसने उसकी कमर को हार्डली पिंच किया तो कशिश थोड़ा सा हिल गई और उसकी तरफ अपनी आंखों में नर्वसनेस लेकर देखने लगी, जिसकी वजह से रणविजय हल्का सा हंसा और फिर उसकी तरफ नीचे सर झुका कर देखा और एक हाथ से उसके बालों की हेयर पिन निकाल दी और उसके बालों को नेचुरली नीचे की तरफ वह बिखरने दिया और जेटली उसके बालों को सहलाने लगा। हे क्या कर रहे हो तुम? कशिश, जिसने अपने लंबे बालों को निचली ऊपर की तरफ करके बॉयज हेयर कट में लुक दिया था, वह अब खुल गए थे और उसकी स्किन पर बिखर गए थे। उसका ओरिजिनल सख्त चेहरा इस वक्त बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नजर आ रहा था। जब रणविजय की उंगलियां कशिश के लंबे घने बालों में घूम रही थी तो उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन वाली मुस्कुराहट थी। अभी अभी मुझे चिंता होने लगी थी कि शायद मैं गे बन गया हूँ। कशिश कुछ सेकंड के लिए रिएक्ट नहीं कर पाई तो रणविजय उसके और नजदीक आते हुए अपनी हचकी आवाज में बोला, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं नहीं हूँ। कशिश को समझ नहीं आ रहा था कि उसके बातों का मतलब क्या है। वह इससे आगे सोच पाती उससे पहले ही रणविजय की किसिस की बारिश उसके ऊपर शुरू हो गई थी। उसका बड़ा सा हाथ धीरे धीरे उसकी कमर पर मूव हो रहा था और उसके होंठ उसके कंधों तक पहुँच गया था और उसने उसकी शर्ट को आधा हटा दिया था।
कशिश ने गहरी सांस ली। रणविजय के लंबे हाथ उसकी कमर के आसपास लिपटे हुए उसे नजदीक खींच रहे थे और शर्ट की स्लीव स्मूथली कशिश की बॉडी से हटा रहा था। कशिश उसकी किस से कमजोर फील करने लगी थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे किसी भी सेकंड बाहर आ जाएगा। क्या वह लोग सचमुच? रणविजय, क्या हम बात कर सकते हैं? ये पहली बार था जब कशिश किसी इंसान के इतना ज्यादा नजदीक थी जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। ऑफ कोर्स, तुम बोल सकती हो मेरी जान। रणविजय की आवाज कशिश को अपनी गले पर से सुनाई दी और उसकी किसिस नीचे की तरफ बढ़ती जा रही थी। अब कशिश अपने आप को रोक नहीं पाए और उसके मुंह से एक मुन की आवाज निकली। कशिश ने अपना सर हल्का सा टिल्ट किया और अपना हाथ अपने होठों पर टाइटली दबा लिया और नर्वसली अपनी उंगलियां को बाइट करने लगी। उसकी लंबी पलकें हल्की कांप रही थी जो उसके अंदर की एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट को रिवील कर रहा था। उसकी मौन की आवाज में रणविजय को काफी खुश कर दिया और उसकी उंगलियां कशिश की पीठ को सहला रही थी। उसकी टेंस बॉडी और लंबी लंबी सांसें धीरे धीरे रिलैक्स होने लगी। रणविजय कशिश की बॉडी हीट भी बढ़ती ही जा रही थी और उसके अंदर की डिजायर्स भी। रणविजय का आखिर में जो आखिरी सेल्फ कंट्रोल भी था वह भी पूरी तरह से गायब हो गया और उसके हाथ कशिश के फ्लैट पे चले गए और उसकी बेल्ट तक पहुंच गए थे। जैसे ही वह उसकी पेंट को और बेल्ट को निकालने वाला था, कशिश ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह जानती थी कि वापस मुड़ने का कोई तरीका नहीं है, मगर वह फिर भी कुछ नहीं बोलने वाली थी। लेकिन अचानक से रणविजय रुक गया, जो महसूस करके कशिश ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। रणविजय धीरे से बहुत ही शांति से उठकर बैठा और उसने कशिश को ब्लैंकेट से कवर कर दिया। क्या हुआ? कशिश ने पूछा, मगर रणविजय ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खड़ा हुआ और उसका सूट जो थोड़ा सा बिगड़ चुका था उसे ठीक करने लगा। उसने अपनी आंखें छोटी कर ली थी और एक गुस्से और सख्त एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। वही लाउंज के बाहर निर्भय ने ऑफिस का दरवाजा खोला और पूरे ऑफिस में नजरें घुमाई। हाँ, क्या सेक्रेटरी ने कहा नहीं कि भाई ऑफिस में है? कहाँ है वह? वह अभी काम के बीच में ही कहीं भाग गया था और वह जानता था कि इस बार उसकी शामत आने वाली है। इसलिए जैसे ही उसने अपना दूसरा काम खत्म कर लिया वह यहाँ रणविजय के पास पहुँचा था माफी मांगने के लिए। लेकिन देखो तो उसका भाई कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। निर्भय ने पूरे ऑफिस में नजर घुमाई मगर उसे कोई भी नजर नहीं आया और एज एक्सपेक्टेड निर्भय की नजरें लाउंज के दरवाजे पर गई और बिना किसी की हिचकिचाहट के लाउंज के अंदर जाने लगा। उसने बस डोर नॉब पकड़ा ही था और दरवाजा खोला था जब कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस किलिंग इंटेंस फोर्स के साथ उसके चेहरे पर जूम था। निर्भय की आंखें तुरंत डर के मारे छोटी हो गई। उसने तुरंत अपना सर थोड़ा सा टिल्ट किया डोज करने के लिए, तो एक तेज हवा उसके एक कान के पास से होकर गुजरी और फिर एक तेज आवाज के साथ कोई सामान जाकर फ्लोर पर टूटकर बिखर गया। अपने सर घुमाते हुए निर्भय ने देखा तो एक भारी सा एस्ट्रे उसके कानों के पास से होकर पीछे जाकर दीवार पर टकराया था। एक शिकन निर्भय के आईब्रोज के बीच में दिखाई दी और उसने पूछा, भाई क्या आप मेरी जान लेना चाहते हो? लेकिन जैसे वह अपने भाई की तरफ मुड़ा उसे रणविजय की डिप मगर कोल्ड आवाज सुनाई दी, गेट आउट। इस मूवमेंट पर निर्भय ने अपना सर घुमाया तो उसने लाउंज में बेड पर किसी को लेटे हुए देखा। अगर उसे नहीं पता होता कि रणविजय ने उसे पहले क्यों रोका तो उसके मुंह से कुछ निकल ही गया होता। वही कशिश ने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लिया था। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी और उम्मीद कर रही थी कि कहीं उसे गड़ा मिल जाए जिसके अंदर वह जाकर छुप जाए। उसके और रणविजय के बीच में वह सब होने ही वाला था। अगर रणविजय ने पहले ही किसी के ऑफिस में आने का एहसास नहीं किया होता तो निर्भय अचानक से अंदर आ गया होता तो पता नहीं क्या होता। वही कशिश ने खुद को कितनी भी छुपाने की कोशिश क्यों ना की निर्भय ने पिलो पर बिखरे हुए उसके बालों को देख लिया था। आप एक लेडी के साथ है। ये सुनकर रणविजय का चेहरा तुरंत और भी ज्यादा डार्क हो गया। क्या आप मेरी भाभी को उनकी पीठ पीछे चीट कर रहे हो? निर्भय ने कभी अंदाज नहीं लगाया था कि उसका भाई, जो कभी भी किसी लड़की को अपने नजदीक भी नहीं आने देता, जो कभी किसी की तरफ एक नजर मुड़कर भी नहीं देखता था, जो एकदम साधु संत की तरह था, वह एक्चुअली बुरे कैरेक्टर का है कि एक गर्लफ्रेंड होते हुए भी दूसरी लड़की के साथ यहाँ चीट कर रहा है। वही कशिश जो ब्लैंकेट के अंदर छुपी हुई थी, उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई। भले ही वह बाहर निकल के रणविजय को डिफेंड करना चाहती थी, मगर ऐसे हालातों में उसने मन ही मन कहा, सॉरी, प्लीज मुझे अपनी सेल्फिशनेस के लिए माफ कर देना रणविजय। निर्भय ने सब खराब कर लिया और उसकी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी में उसका ये भाई ऊपर से बिन बुलाए मेहमान की तरह टपक पड़ा और अभी यहाँ खड़ा होकर बकवास भी कर रहा है। वह अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो उसने अपना जैकेट निकाला और उसे बेड पर फेंका और फिर कफलिंग खोलते हुए अपनी शर्ट की स्लीव्स को ऊपर चढ़ाने लगा।
एक कोल्ड ऑरा पूरे लाउंज में फैला हुआ था, जिसकी वजह से निर्भय के रोंगटे खड़े हो गए और उसे एक बुरी फीलिंग आने लगी। उसने तुरंत यहाँ से भागने का फैसला किया। शायद रणविजय उसके इंटेंशन समझ गया और कोल्डली बोला, टू लेट लिटिल ब्रदर, और उसके ऊपर झपट पड़ा। निर्भय मुड़ा और भागा, मगर वह 2 कदम भी आगे ले पाता उससे पहले ही एक तेज हवा उसके पीछे से आए। उसने एक पंच को डॉज कर दिया, मगर रणविजय ने दूसरा पंच तुरंत उसे मारा, जिसकी वजह से निर्भय ने तुरंत 2 कदम पीछे ले लिए और अपने भाई के से बचते हुए बोला, गलती हो गई मेरी भाई, प्लीज ज्यादा गुस्सा मत होइए। आई प्रॉमिस मैं भाभी को इस बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आप चीट कर रहे थे। उन्हें शांत हो जाए, प्लीज शांत हो जाए। सभी रावत परिवार के बच्चों को बचपन से ही बहुत कम उम्र से स्पेशल ट्रेनिंग करवाई गई थी, मगर रणविजय का स्टैंडर्ड निर्भय से काफी ज्यादा ऊपर था। क्योंकि उसकी ट्रेनिंग भी सख्त हुई थी, इसलिए नेचुरली निर्भय ताकत के मामले में रणविजय का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। कई राउंड मार खाने के बाद अब निर्भय भाग भी नहीं पा रहा था और उसे रणविजय का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ रहा था। वही लाउंज में कशिश हड़बड़ा कर उठी और रणविजय ने जो उसके कपड़े निकाल दिए थे उन्हें वापस किसी तरह पहन लिया। तभी उसने बाहर से फाइट की आवाज आए और निर्भय की चीखने की आवाज से सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब तक वह तैयार हुई, निर्भय की चीखें बाहर से लगातार अभी भी सुनाई दे रही थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ताकत खत्म हो गई है और आवाज धीमी होती जा रही थी। अपने लिप्स बाइट करते हुए कशिश ने फाइनली ब्लैंकेट हटाया और बेड से उठी। उसने लाउंज का दरवाजा खोला तो देखा कि निर्भय डेस्परेटली रणविजय को दूर करने की कोशिश कर रहा था, जिसने उसका कॉलर पकड़ा हुआ था और बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। एक्सप्रेशनलेसली उसने अपना मुक्का फिर से निर्भय को मारा तो कशिश ने तुरंत उसे आगे आकर रोकते हुए कहा, रणविजय छोड़ो उसे। निर्भय ने अपनी फुली हुई आंखों से कशिश को देखा और उसे ऐसा लगा जैसे शायद अब उसे बचाने वाली देवी आ गई है, इसलिए वह चिल्लाया, भाभी मदद करो, मेरा भाई पागल हो गया है। मगर रणविजय रुका नहीं, जिसकी वजह से कशिश को गुस्सा आ गया और जैसे ही रणविजय उसे दूसरा पंच मारने वाला था, उसने उसकी कलाई पटकते हुए कहा, स्टॉप इट। रणविजय अचानक से रुक गया और कशिश के हाथ को देखने लगा जिसने उसकी कलाई पकड़ी हुई थी। उसे हैरानी तब हुई जब रणविजय काफी गुस्से में नजर आ रहा था, तो कशिश ने डर के मारे जल्दी से उसकी कलाई छोड़ दी और वही इस मौके का फायदा उठाकर निर्भय तुरंत रणविजय से दूर भागा। कुछ रणविजय के ताकतवर पंच डायरेक्टली अपने चेहरे पर खाने की वजह से उसका हैंडसम चेहरा अब बहुत बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। भाइयों को एक दूसरे के साथ ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। तुम उसे कितना मारा रहे हो, छोड़ो। कशिश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने रणविजय को इतना ज्यादा गुस्से में देखा था कि वह एक्चुअली किसी पर हाथ उठा रहा था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरा भाई इन सब चीजों के लिए इतना बेचैन होगा। कितना डरावना है भाभी, कितने वक्त से आपने तड़पाया हुआ है मेरे भाई को। निशांत, जिसने एक हाथ से अपना आंख कवर की हुई थी, वह ऑफिस के कॉर्नर पर बैठा हुआ था और एक्सीडेंटली उसके मुंह से यह बातें निकल गई। ये सुनकर कशिश एम्बेरस हो गई। ये सवाल। वही रणविजय ने निर्भय को कोल्ड लुक दिया तो वह अपनी जगह पर जम गया और फिर से मदद के लिए कशिश की तरफ देखने लगा। कशिश ने एक गहरी सांस ली और अपने बालों में उंगलियां घुमाते हुए बोली, अगर तुम दोनों भाइयों को इसी तरह लड़ना है तो आगे बढ़ो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं इंतजार करूंगी जब तुम काम खत्म करके घर आओगे। तभी अचानक कशिश की कलाई रणविजय ने पकड़ लिया। मत जाओ भाभी, मैं मर जाऊंगा। अचानक से कशिश के कोट के कोने को निर्भय ने पकड़ लिया, लेकिन रणविजय की खतरनाक कोल्ड बर्फ जैसी नजरें अपने ऊपर महसूस होती ही निर्भय ने तुरंत उसके कोट को छोड़ दिया। कशिश हड़बड़ा गई थी। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए निर्भय की तरफ मुड़कर कहा, क्या तुम मेडिकल रूम में नहीं जाने वाले हो? इसी तरह रहने का इरादा है? रणविजय की नजरों को देखते हुए निर्भय बिल्कुल नहीं हिचकिचाया और बोला, जा रहा हूँ, ऑफ कोर्स जा रहा हूँ, मैं अभी चला जाता हूँ। इस वक्त निर्भय की जबान से तेज उसके पैर चल रहे थे। वह अपना सेंटेंस खत्म कर पाता उससे पहले ही ऑफिस का दरवाजा खोलकर बाहर भाग चुका था। वही रणविजय ने कशिश को अपनी बाहों में खींच लिया और उसका चेहरा पीला पड़ा था। चलो कंटिन्यू करते हैं। ये सुनकर कशिश ने उसके चेहरे की तरफ देखा, जिस पर अब पहले वाली कोई भी एक्साइटमेंट या फिर इमोशंस डिस्प्ले नहीं हो रहे थे। कंटिन्यू ऐसे टाइम पर वह इस बात को लेकर इतना जिद्दी क्यों है? थोड़ा हेल्पलेस फील करते हुए कशिश ने नामे सर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, घर जाने का वक्त हो गया है, तुम अपना काम खत्म करो, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ये सुनकर रणविजय का चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ गया। वही कशिश ने सोचा, खुद से उसे नहीं पता था कि जब रणविजय गुस्से में होता है तो कैसा दिखता है, और आज उसने उसका बहुत ही खतरनाक रूप देखा था।
वहीं दूसरी तरफ पूरे रावत ग्रुप में एक अलग ही तहलका मचा हुआ था और रावत ग्रुप का कंपनी फॉर्म इस सवालों से भरा हुआ था कि आखिर में उनके सीईओ का ओरिएंटेशन है क्या। कई सारी पिक्चर्स और वीडियो थे सबूत के तौर पर, जिसमें उनके सीईओ ने सबके सामने एक यंग लड़के को एक फॉरेनर लड़की के बाहों से खींचा नीचे कंपनी में ही, और उन्होंने अग्रेसली सबके सामने डिक्लेयर किया कि वह उनका है। ये कंपनी का अब सबसे पॉपुलर कन्फेक्शन बन चुका था। सारी फीमेल एम्प्लॉइज को खुश होना चाहिए कि उनके देश का खजाना यानी कि इतना हैंडसम इंसान कोई फॉरेनर लड़की चुरा कर नहीं ले जा रही है, मगर उनके चेहरे पर एग्जैक्टली मुस्कुराहट थी नहीं, बल्कि सबके सब उदास थे। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 142 कियारा एक चो। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश रणविजय का ऑफिस आती है और उनके बीच में रोमांटिक मोमेंट चल ही रहा होता है, जो निर्भय के आने से इंटरप्ट हो जाता है। अब आगे रणविजय या फिर कशिश दोनों में से किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ऑफिस में क्या अफवाहें फैल रही। आज कशिश जो लड़कों के कब्जों में आई थी और सबके सामने रणविजय ने उससे अपना कहा था, उसकी वजह से सब अब कंफर्म हो चुके थे कि उनके बॉस को लड़कियां नहीं बल्कि लड़के ही पसंद है। मॉडर्न टाइम में क्या दो लड़के एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते? सारे अच्छे लड़के गे बनते जा रहे हैं। मैं बहुत खूबसूरत हूँ मगर फिर भी मेरे पास एक डिसेंट बॉयफ्रेंड नहीं है। बेचारा निशांत, हमें उसे कुछ स्नैक्स देने चाहिए और उसका हौसला बढ़ाना चाहिए ताकि वह ऐसे मुश्किल वक्त में खुद को संभाल पाए। जल्दी ही उन लोगों की बातों ने एक नया मोड़ ले लिया था। निशांत का फोन इंस्पेक्शन के दौरान तालाब में गिर गया था और अब पूरी तरह से खराब हो गया था, इसलिए उसने तुरंत वक्त निकाला और नया फोन लेने गया। कंपनी लौटते ही सब लोग उसे सिंपैथी और उदासी भरी नजरों से देख रहे थे। हर कुछ देर पर कोई न कोई आ जाता था कुछ स्नैक्स और चीजें लेकर और उसका हौसला बढ़ा रहे थे, जैसे कि खुश हो जाओ, इस दुनिया में और भी लोग हैं, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, यही दुनिया का अंत नहीं है। और बात डेस्टिनेशन की नहीं होती है, सब जर्नी की बात होती है। वह इन सब को कंसोलेशंस और हौसला बढ़ाने वाली बातों से हैरान हो गया था और जब वह अपने ऑफिस में वापस लौटा तो उसके डेस्क पर भी ढेर सारे स्नैक्स और चीजें रखी हुई थी। ये हो क्या रहा है? निशांत तो बहुत ही हड़बड़ाया हुआ था। उसने कंफ्यूजन में अपने ऑफिस के एक दोस्त को देखा जिसने इस मोमेंट पर एक और स्नैक्स का बैग वहां लाकर रख दिया और खुद को हौसला दो और फिर से शुरुआत करो बोलकर वहां से चला गया। निशांत के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा था। उसने वह सारा सामान अपने डेस्क से लेकर स्नैक बास्केट में रखा। ये सब हो क्या रहा है? मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, इस एटीट्यूड के साथ कंपनी के फॉर्म को लॉग इन किया और जैसा कि उसने सोचा था उस फॉर्म पर आज एक बहुत ही वाइल्ड डिस्कशन हो रहा था और टाइटल था टुडे एस कैफेटेरिया लंच मेनू। ये देखकर निशांत जो किसी गॉसिप के लिए वहां पर आया था उसका दिमाग खराब हो गया। क्या कंपनी का खाना इतना ज्यादा एक्सीलेंट है कि वह लोग यहाँ कंपनी का खाना डिस्कस कर रहे हैं? जब निशांत ने उस पोस्ट पर क्लिक किया तो सचमुच आज के कैफेटेरिया का लंच मेन्यू ही था, लेकिन जैसे जैसे वह स्क्रॉल करने लगा धीरे धीरे कंटेंट शिफ्ट होने लगा और आखिर में जो उसने देखा उसके बाद निशांत को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वह अभी गुस्से के मारे बेहोश हो जाने वाला था। उसने खुद से पूछा उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? उसे अभी भी एक गर्लफ्रेंड बनानी है, शादी करनी है। अब क्या ऑफिस की कोई भी फीमेल एम्प्लॉय उसे उस तरीके से दिखेगी? डैम इट, वह बर्बाद हो जाएगा मेरी फ्यूचर लाइफ। निशांत की आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। वह यह इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे क्लियर करने वाला था? ठीक उसी वक्त एक और उसका कोवर्कर आया उसे स्नैक्स ऑफर करने के लिए, तो उसने अपना हाथ ऊपर करते हुए ऐसे कहा जैसे वह शपथ ले रहा हो, मैं कसम खाकर कहता हूँ बॉस और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और हम बस बॉस और एम्प्लॉय है। कशिश फिर से काम बिजी हो गई थी क्योंकि उसकी कंपनी तो बहुत अच्छे से नए फॉर्म में सेटअप हो गई थी, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब आर्टिस्ट की कमी थी। एक छोटी टैलेंट एजेंसी के नाम पर भी वह बहुत बड़ा मजाक था, एंटरटेनमेंट एजेंसी जिसमें कोई आर्टिस्ट ही नहीं थे। ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग बात थी। कई सारे एम्प्लॉइज ने अपने रिलेटिव्स, दोस्त और भाई बहनों को भी ऑडिशन के लिए बुलाया ताकि उन्हें आर्टिस्ट बना सके, मगर कोई भी सूटेबल नहीं था। इसकी वजह से कशिश बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उसने अपने स्टाफ से कहा कि उसे एक्सीलेंट एक्टर्स चाहिए, मगर कंपनी अभी भी वही फंसी हुई थी। सारे एग्जीक्यूटिव और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और बार बार कशिश से कह रहे थे कि वह लोग पुराने ऑपरेशनल मोड पर लौट जाए। इकलौती कशिश को फाइनल डिसीजन लेने का हक नहीं था। कंपनी में और भी शेयर होल्डर्स एग्जीक्यूटिव थे और एग्जीक्यूटिव को शांत करने के लिए कशिश ने एक कदम लिया। उसने कहा कि वह और कंपनी के सोशलाइजिंग और कॉन्ट्रैक्ट इश्यू नहीं हैंडल करेगी।
वहीं कशिश को पीछे हटता हुआ देखकर बाकी सारे एग्जीक्यूटिव उसने एक राहत की सांस ली। कशिश हमेशा दूसरे एजेंट को कंपनी में पुश कर रही थी प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट चूज करने के लिए, और वही वह खुद टैलेंट शोज और अलग अलग आर्टिस्ट पर नजर रखे हुए थे। उसके इसी बिजी शेड्यूल में उसे फ्रेग्रेंस फॉर्मूला भी तैयार करना था इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए। उसकी लाइफ ऐसा लग रहा था जैसे उस वक्त में वापस लौट गई है जब वह मल्होत्रा ग्रुप में काम करती थी। हर रोज काम करने, ओवर टाइम, खाने और सोने के अलावा उसे किसी और चीज के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। रिसेंटली रणविजय भी काफी ज्यादा वर्क प्रेशर में था। वह रावत ग्रुप जैसे ग्लोबल एग्जीक्यूटिव को मैनेज करता था, जिसके मुकाबले में कशिश का बिजनेस कुछ भी नहीं था। जब से वह आखिरी बार कंपनी से लौटे थे, भले ही वह लोग एक ही घर में एक साथ रह रहे थे, मगर उन्हें एक दूसरे से मिलने का मौका भी बहुत मुश्किल से ही मिलता था। एक बार रणविजय उसके अपार्टमेंट में काम के बाद उसका वेट कर रहा था, मगर कशिश रात के 12 बजे तक लौटी नहीं। रणविजय उससे बात करना चाहता था वापस आने पर, मगर उसे इतना थका हुआ देखकर उसका गुस्सा जो इतनी देर इंतजार करने की वजह से था, वह पलक झपकते ही गायब हो गया और वह चुपचाप उसे गले लगा कर सो गया। भले ही वह लोग एक दूसरे से रात में मिलते थे, मगर उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उन्होंने एक दूसरे को सालों से नहीं देखा है, जबकि उनके इस ओवरलोड वाले काम को से 5 दिन बीते थे। वही कशिश की कंपनी में, जहां कशिश के पास अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी टाइम नहीं था, वही अचानक से कियारा के ऊपर फिर से सारा फोकस से चला गया था। उसने एक नया स्टनिंग सिंगल गाना रिलीज किया था। उसका म्यूजिक कई सारे प्लेटफॉर्म के हॉट सॉन्ग चार्ट, न्यू सॉन्ग चार्ट, फास्टेस्ट राइजिंग चार्ट, पॉपुलर चार्ट हर जगह टॉप पर था। सिर्फ एक ही दिन में उसके सॉन्ग ने टॉप वाली जगह हासिल कर ली थी और वह ग्रिप और मोमेंटो इतना स्ट्रांग था कि ऐसा लग रहा था जैसे अब कियारा अब अनस्टॉपेबल है। कियारा को कशिश ने फ्रेग्रेंस फ्रेंजी इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में सबके सामने एम्ब्रेस कर दिया था, मगर प्लस एंटरटेनमेंट की पीआर टीम ने जल्दी से यह सारा मामला संभाल लिया। उन्होंने कुछ इंटरनेट प्रमोटर्स को हायर किया। उन्होंने डायरेक्ट कशिश के ऊपर हमला नहीं किया और न ही उसके बारे में कोई बुराई की। उन्होंने चारों तरफ से ये दिखाना शुरू कर दिया कि कोई फॉरेन लैंग्वेज ना समझ पाना ये टोटली नॉर्मल बात है और हर कोई दूसरी फॉरेन लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं होता है। इसमें कियारा की कोई गलती नहीं थी। बाद में कियारा ने एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने की बुक के साथ कैप्शन डाला इंटरनेट पर, राइज अप फ्रॉम वेयर यू फेल। जहां इंटरनेट पर अभी भी कुछ नेगेटिव कमेंट थे, वही कियारा ने इस सिंगल के रिलीज होते हैं इंस्पिरेशनल गॉड्स का टाइटल जीत लिया था और उसके ऊपर से वह आजकल बहुत ही ज्यादा चैरिटी के कामों में इन्वॉल्व थी, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी फिर से ऊपर चढ़ने लगी थी। जब कशिश ने इस बारे में सुना तो उसे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह जानती थी कि कियारा बहुत ढिढ है। वही कियारा की पॉपुलैरिटी उस सॉन्ग के साथ आसमान छूने लगी थी और ऑनलाइन रिएक्शन पूरी तरह से उसके हिस्से में आ गया था। उसके पास वह फैंस भी थे जो उससे बहुत प्यार करते थे, मगर वह कुछ ऐसे लोग भी थे जो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कुछ भी गड़बड़ ना हो, इसलिए कमलेश्वरी ने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को कहा कि वह लोग किसी भी तरह टॉप पर रहे और ऑनलाइन किसी भी बुरी वाइब को कियारा के नजदीक न आने दे। अगर उन्हें कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है तो उन्हें तुरंत उससे डील करना होगा, ताकि कियारा की पॉपुलैरिटी पर उससे कोई असर न पड़े। कियारा का काम बैक आसान नहीं था और वह इस वक्त कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और जहां तक बेहतर ही पल्स एंटरटेनमेंट की कियारा के इस कम बैक के साथ तो कंपनी भी जैसे कम बैक कर रही थी। कंपनी के स्टॉक्स ऊपर बढ़ने लगे थे और कियारा को ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज ऑफर हो रही थी। अब कियारा सबकी नजरों में एक देवी की तरह थी और कंपनी में सब उसके साथ काम करना चाहते थे। कियारा, हमने जब तुम्हारे बारे में वह सारी बुरी खबरें सुनी तो हम बहुत परेशान हो गए थे, मगर तुमने अपने आप को मेंटेन कर ही लिया। तुम एक इंस्पिरेशन हो। मैं तो तुम्हारी जगह होती तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। मैं तो स्पीचलेस हूँ। लोगों का तो काम ही है इंटरनेट पर कि जब वह लोग बोर हो जाए तो किसी एक को टारगेट बनाकर उनके बारे में बकवास करने लगते हैं। कियारा ऑब्वियसली एक वर्सेटाइल इंसान है। उसके पास बस एक ही चीज की कमी है और वह है ऑलराउंडर आर्टिस्ट अवार्ड। कियारा, वह सॉन्ग बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तुम्हारी आवाज तो पहले से ही गॉर्जियस थी। मैंने उसे बार बार सुना कल रात को, यहाँ तक कि मेरी आंखों से कई बार आंसू भी निकले। मैंने भी। अब तो मैं इतना सुन चुकी हूँ कि मुझे याद हो गया है और मैं अब गा भी सकती हूँ। कियारा ने अपना चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखी हुई थी और वह अब 7वें आसमान पर थी। ये सारी तारीफें और कॉम्प्लीमेंट सुनने के बाद मगर फिर भी उसने हम्बल तरीके से कहा, वह सॉन्ग असली स्टार है। मैंने तो बस गाने में अपनी फीलिंग्स डाली है। क्रेडिट तो उस इंसान को जाता है जिसने वह लिखा है। किसे नहीं पता कि उस गाने की अरेंजमेंट में तुम भी इन्वॉल्व थी, इसलिए इतना मॉडेस्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी खुद की सफलता है। अब ऑनलाइन कोई होगा नहीं ना जो इस सॉन्ग का इस्तेमाल करके तुम्हें और क्रिटिसाइज करेगा, राइट?
देखते हैं कि आप क्रिटिक्स का क्या कहना है। भले ही वह लोग कियारा की तारीफ कर रहे थे और उससे अच्छे से बात कर रहे थे, मगर उन्हें काफी जलन हो रही थी। इस पॉइंट पर पल्स एंटरटेनमेंट कंपनी की बिल्डिंग के सामने रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी। जैसे ही कियारा और लोगों के ग्रुप के साथ में लॉबी में ही फर्स्ट फ्लोर के पहुंची, किसी ने उनकी तरफ तेजी से आते हुए चिल्लाकर कहा, कियारा चोर कहीं की। वह तेज आवाज उस खाली बिल्डिंग में गूंजने लगी। रिपोर्टर्स जो बाहर थे उन्हें तुरंत हाइप मिल गया और वह सब लोग कंपनी बिल्डिंग के अंदर की तरफ देखने लगे। कियारा के चेहरे की स्माइल गायब हो गई और उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई जब उसने गुस्से में आती हुई सामने से लड़की को देखा, और वही उस लड़की के शब्द सुनकर सब लोग अपनी जगह पर जम गए थे। लेकिन जब उन्होंने कियारा का खराब मूड देखा तो वह लोग बस उसे शांत करने की कोशिश करने लगे। रेचल, क्या तुमने बाहर सारे रिपोर्टर्स को नहीं देखा? क्या तुम्हें जलन हो रही है कियारा के पॉपुलर सॉन्ग से? क्या तुम हमेशा से ही टैलेंटेड नहीं थी? तुम्हारी मॉम तो म्यूजिकल गुरु थी जिनके पास वह म्यूजिक का बहुत बड़ा टैलेंट था। अगर तुम्हारे पास स्किल्स है तो तुम भी अपने लिए एक हिट सॉन्ग लिखे दो। रेचल का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, उसकी आंखें लाल थी और वह उनकी तरफ देखते हुए कांप रही थी। ए वर्ल्ड ऑफ लव मेरी क्रिएशन है, मैंने लिखा है वह गाना। रेचल लगभग अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर चिल्लाई। उसकी आवाज ने लगभग पल्स एंटरटेनमेंट की सारी बिल्डिंग को हिला दिया था। जो अभी अभी कियारा को डिफेंड कर रहे थे वह लोग भी कुछ कदम पीछे हट गए और उसके अचानक से इस तरह के आउटबस्ट से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वही बाहर खड़े रिपोर्टर्स को जैसे एक बड़ी गॉसिप मिल गई थी। क्या हो रहा है? हमने तो सोचा था मिस्टर ललित ने लिरिक्स और म्यूजिक लिखा है और कियारा अरेंजिंग में इन्वॉल्व थी, तो ये लड़की कौन है? ये तो प्लस एंटरटेनमेंट की नई आर्टिस्ट लग रही है। पक्का इसके पीछे को कोई बहुत बड़ी कहानी है कि कैसे एक नई आर्टिस्ट की हिम्मत हुई कि वह पल्स एंटरटेनमेंट के बड़े स्टार्स को चैलेंज कर सके और वह अभी भी उसी कंपनी में है। पक्का कोई गॉसिप है। रिपोर्टर्स अंदर आने की कोशिश कर रहे थे मगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें बाहर ही रोका हुआ था। वही कियारा की भौहें अपने सामने बैठी लड़की को देखकर सिकुड़ गई। वह हमेशा अपने लंबे बाल पोनीटेल में बांध कर रखती थी और व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स के साथ उसकी आंखों में एक घिन दिखाई देने लगी। रेचल, मुझे पता है कि प्रोफेशनली मैं तुम्हारे जितने अच्छे नहीं हो सकती हूँ या फिर शायद मैंने किसी तरह तुम्हारे करियर में रुकावट डाल दी है, लेकिन तुमने पिछले 2 सालों में कोई भी नया काम रिलीज नहीं किया है। तुम्हारे पुराने सॉन्ग्स जो तुमने लिखे हैं और खुद गाए हैं, मगर उनका भी बहुत वक्त बीत गया है। मैं जानती हूँ तुम टैलेंटेड हो, मगर अचानक से तुम्हारा सॉन्ग मैंने चुरा लिया, इसका इल्जाम मेरे ऊपर लगाना ठीक नहीं है। मैं सचमुच। कियारा ने बहुत ही शांति से रेचल के सामने एक्सप्लेन करते हुए कहा, क्या तुमने रिसेंटली कोई भी न्यू म्यूजिक सेट कंपनी में सबमिट की है या फिर कंपनी को बताया है कि तुम नया सॉन्ग रिलीज करने के बारे में सोच रही हो? ये सुनकर रेचल की आंखों में थोड़ा कंफ्यूजन और हेल्पलेसनेस दिखाई दी और वही ये देखकर कियारा ने अपने हाथ क्रॉस करते हुए हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुमने कंपनी में कोई भी सॉन्ग सबमिट नहीं किया है तो मैं कैसे तुम्हारा गाना चुरा लूंगी तुम्हारे घर से? कियारा के इन शब्दों को सुनकर और रेचल का रिएक्शन देखकर आसपास के मौजूद सारे लोग समझने लगे कि हो क्या रहा है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।